बीते दिनों लखनऊ में पीजीआई की डॉक्टर के साथ साइबर जालसाजों ने लगभग 2 करोड़ और 80 लाख रुपए की ठगी की है। हमारे साथ पीजीआई की डॉक्टर रुचिका टंडन जी मौजूद हैं। इनकी कहानी बताने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि साइबर जालसाज किस तरह से डिजिटल कस्टडी में लोगों को लेते हैं। ये इस तरह की पूरी प्रक्रिया होती है कि एक वीडियो कॉल आता है और वीडियो कॉल में ये बताया जाता है कि आपके नंबर से, आपके आधार से और आपके बैंक खातों से कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं जो कि गैर कानूनी हैं। इसको लेकर आपके ऊपर जो है वो सज़ा और कार्रवाई बनती है। और ये सब प्रेशराइज़ करते हुए साइबर जालसाज ये कहते हैं कि आप अपने कमरे से बाहर मत जाइएगा और किसी अन्य व्यक्ति से इस बारे में संपर्क भी मत करिएगा। हमारे साथ रुचिका टंडन जी हैं। इनसे पूछेंगे कि किस तरह की ठगी थी और किस तरह से इनको प्रेशराइज़ किया गया कि इन्होंने लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए की रकम जालसाजों को सौंप दी। रुचिका जी, कब की ये पूरी वारदात है और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई? मुझे कॉल आया था एक फ़ोन पर कि हम ट्राई से बोल रहे हैं और आपका आपके सारे फ़ोन नंबर्स बंद किए जाएंगे क्योंकि आपके फ़ोन से कुछ हैरेसिंग मैसेजेस गए हैं लोगों को और उसका साइबर थाने मुंबई में केस चल रहा है, आपके अगेंस्ट रजिस्टर्ड है। और फिर उन्होंने एक आईपीएस ऑफिसर के पास कॉल ट्रांसफ़र किया और बताया कि इसके अलावा एक और केस रजिस्टर्ड है जिसमें कि बैंक से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और उसको किस इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए उस मनी का इस्तेमाल किया गया है। तो एक और केस रजिस्टर्ड है। तो इसके लिए आपको या तो आप मुंबई में कोर्ट में आके करें, नहीं तो हमें इमीडिएटली अरेस्ट करने के, फ़िज़िकली अरेस्ट करने के ऑर्डर्स मिले हैं। नहीं आ सकते हैं तो आपको डिजिटल कस्टडी में रहना होगा और कोर्ट में केस चलेगा और आपको वेरिफिकेशन के लिए अपना जो भी अमाउंट है, जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसका सारी संपत्ति का आपको डिपॉजिट करना होगा, जो हम सरकारी जो दूसरे अकाउंट्स देंगे। रुचिका जी, और साइबर ठगों ने आपसे ये कहा था कि उनके पास अरेस्ट करने की उनसे कहा गया है। तो क्या कोई वारंट था उनके पास अरेस्ट करने का आपको? उन्होंने जो मुझे पूरा कोर्ट केस चलाया था और सर्विलियंस के रूल्स भेजे थे, कोर्ट के ऑर्डर्स भेजे थे और उस कोर्ट के ऑर्डर्स भेजे थे और जो सर्विलियंस के रूल्स करके भेजे थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, अपनी आईडीज़ वगैरह सब दिखाई दी और फिर कोर्ट केस चलाया उन्होंने। कोर्ट केस भी चलाया और मतलब तीन चार बार हियरिंग 3-4 बार कोर्ट में हियरिंग भी हुई जज के सामने। ये जज और ये कोर्ट क्या फिजिकल था या फिर डिजिटल था? सब कुछ डिजिटल था, उनके फ़ोन पर कोर्ट चलता था, फ़ोन पर आपकी हियरिंग होती थी और जज भी फ़ोन पर उन्होंने अपना बिठाया था। जी, सब कुछ फ़ोन पर था। एक दूसरा फ़ोन खरीदवाया उन्होंने, उसमें स्काइपी डाउनलोड करवाया और व्हाट्सएप इसी काम के लिए, क्योंकि उनसे हमेशा पूरे टाइम कनेक्टेड रहना था और नहीं कनेक्टेड रहने पर था कि 5 मिनट में पुलिस आके अरेस्ट कर लेगी। ये पूरा जो स्कैम का प्रोसीजर था, ये कितने दिनों तक चला आपके साथ? ये 7 दिन चलता रहा। 7 दिन चलता रहा और 7 दिन वो आपको एक प्रेशराइज करते रहे कि आपके ऊपर इस तरह के केसेस हैं और आपको कभी भी पुलिस उठा सकती है। हाँ जी, और उन्होंने प्लस ये कह दिया था, केसेस तो थे ही, ये कह दिया था कि अगर इस मैटर को अगर आप थोड़ा सा किसी को अपने किसी भी फैमिली मेम्बर या किसी को ही बताते हैं तो खाली नेशनल सीक्रेट लीक आउट करने के लिए भी आपको 3 से 5 साल की जेल में जाना पड़ सकता है। तो इस बात से आप इतना डरी कि आपने ये बात अपने घर वालों से भी नहीं कही? हाँ जी। तो जब ये पूरी प्रक्रिया की, पूरे स्कैम की शुरुआत हुई, फर्स्ट कॉल जब आपके पास आई, तो कैसी हड़बड़ाहट लगी कि एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है और ऐसी चीज़ों में आपकी संलिप्तता बताई जा रही है जिसमें आप कभी थी नहीं? कैसा लगा उस वक्त?
उस वक़्त कुछ सोचने का समय ही नहीं था। कुछ भी सोच पाने का समय ही नहीं था। बस मैं बस यही प्रूव कर रही थी कि मैंने तो कुछ किया नहीं है और ना मुझे कुछ आइडिया है कि ऐसा कुछ हो सकता है। सबसे पहले जब आपने अपनी इतनी रकम बताई उन लोगों ने, मतलब किस तरह बोला था, कितने पैसे देने को बोला था इस सारे मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए? उन्होंने कहा कि आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, सब कुछ जो कुछ है आपको सरकारी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, वो वेरिफ़िकेशन होगा और उसके बाद वो अमाउंट वापस हो जाएगा अगर सही निकला। नहीं निकला तो नहीं वापस होगा। तो कुल लगभग कितने पैसे थे जो आपने ट्रांसफ़र किए? 7 दिन के अंदर अलग-अलग 6-7 अकाउंट से 2 से 3 करोड़ के बीच का अमाउंट था। ये पैसे आपने इकट्ठा कहाँ से किए थे? मतलब आपकी खुद की सेविंग्स थी या किसी से आपने उधार भी लिए? नहीं, ये मेरे पेरेंट्स का के अकाउंट्स, जो एफडीज़ थी और जो भी और सेविंग्स थी वो सब इतने दिनों में बैंक्स में जा के वो सब कुछ ब्रेक करके क्लोज़ करके सब इकट्ठा किया। मेनली पेरेंट्स का, इवन जो जो भी फैमिली की पूरी सेविंग्स थी वो सब थी इसमें। पूरी एफडी वगैरह सब आपने? जी। हाँ जी। जब इसके बारे में आपने अपने पेरेंट्स को बताया, आपकी मदर ने इस मामले को समझा कि इतने इतने पैसे एफडी भी तोड़ दी गई उन लोगों के चक्कर में, तो उनको कैसा लगा, उनका क्या रिएक्शन? मदर पूरा टाइम साथ में थी, वो बैंक्स में जा रही थी क्योंकि सारे उन्हीं के साथ थे सब कुछ। पर उनको भी ये जो उन लोगों ने ये बताया था कि ये बेटी के मतलब आगे के फ्यूचर की बात है। और वो भी समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। अच्छा, जो पैसा आपने ट्रांसफ़र किया था वो थ्रू द यूपीआई किया था या बैंक ट्रांसफ़र था, वो कैसा पेमेंट प्रोसीजर था? नहीं, मैंने आरटीजीएस किया था। यानी बैंक ट्रांसफ़र किया बैंक था, ट्रांसफ़र। बैंक अकाउंट वो अलग अलग थे सारे? जी। ज़्यादा बहुत काफ़ी सारे अकाउंट्स थे। अच्छा, जिस नंबर से आपको कॉल आई थी उस नंबर पे आपने दोबारा क्या संपर्क करने की कोशिश की? उधर से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, फ़ोन उठ रहा है? वो फ़ोन लगातार उससे वो साथ मतलब वो उसी से कांटेक्ट कर ही रहे थे लगातार। वो फ़ोन से भी और व्हाट्सएप से और स्काइपी वगैरह, मतलब वो फ़ोन नंबर से कनेक्टेड ही थे। 2-3 फ़ोन नंबर से वो कनेक्टेड थे 7 दिन। लेकिन उसके बाद अब जो वक्त है जब आपको ये एहसास हो गया है कि एक पूरा स्कैम था, ये पूरे आप एक आपको एक ट्रैप में फंसाया गया, तो उसके बाद उन नंबरों पे आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, आपने कोशिश नहीं की? उसके नहीं। बाद पैसा लेने के बाद उन लोगों ने आपसे क्या कहा कि ये केस अब क्लोज़ हो जाएगा या आगे कुछ दिन और लगेंगे, हम आपको कनेक्ट करेंगे वापस, क्या ऐसा कुछ कहा? जी। उन्होंने कहा कि अभी आपका 1-2 और कुछ अगर कुछ है पॉलिसी तो उसको आप जब उसका पैसा आ जाएगा तो जब उसके बाद ही हम आपको कोर्ट से रिलीज़ ऑर्डर्स दे सकते हैं। बस आप अपनी अभी आप ड्यूटी करने जा सकते हो। तो अभी वो कॉन्टैक्ट, मतलब अभी वो कनेक्टेड थे जब तक मैंने हटाया, मतलब अभी तक वो थे। अच्छा, तो कब, किस लम्हे में आपको ये एहसास हुआ कि ये पूरा एक स्कैम है और आपको फंसाया जा रहा है? ये जब सारे ये ट्रांसफ़र होने के बाद उसके भी पहले दिन नहीं पता चला, दूसरे दिन फिर मैंने कुछ वेबसाइट्स पर देखा कि क्या सीबीआई का इस तरीके का कोई नया तरीका है इन्वेस्टिगेट करने का जिसमें डिजिटल कस्टडी जैसा कुछ होता है। और तो उसमें मुझे दिखा कि कुछ और कुछ लोगों के साथ सीबीआई स्कैम के नाम पर कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो मुझे कुछ डाउट हुआ, इस वजह से मैंने वेरीफाई करने के लिए कि ऐसा कुछ होता है कि मैं अपने लिए जो पुलिस स्टेशन पर जब मैं गई तो मुझे पता चला कि ये स्कैम है। अच्छा, आपने एफआईआर दर्ज करा दी है, कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची और आप लगातार साइबर थाने से संपर्क में हैं, तो उनका क्या कहना है इन सब मामलों पे? उन्होंने अपना जो केस मतलब एफआईआर करी है और जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें बैंक में मतलब उन्होंने इन्फॉर्मेशन भेजी है। अभी मामला जो है वो पूरा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जी। इस दौरान क्या कभी दोबारा से उन जालसाजों की कॉल आई आपके पास?
हाँ, वो उनकी कॉल्स स्काइपी पर उनकी मतलब उनकी कॉल्स तो आ ही रही हैं। मैंने पिकअप नहीं की हैं, बट कॉल्स तो आ ही रही हैं। वो ऑनलाइन कनेक्टेड तो है ही हैं, 2 बार कॉल्स भी आई हैं। वो दूसरा फ़ोन जो आपको दिलाया गया था, वो फ़ोन आपने खुद लिया था कि उन्होंने कहीं से स्पॉन्सर किया था या कोई उनका बंदा आया था आपको देने? नहीं, उन्होंने मुझे भेजा था हर जगह पहले फ़ोन लेने के लिए और फ़ोन खरीदवाया था उन्होंने उस टाइम पर और मैंने ही खरीदा था। उन्होंने मुझे भेजा था और उम, पूरा टाइम वो वीडियो कॉल से जो है देख रहे थे क्या-क्या दे वर फॉलोइंग मी विद द वीडियो कॉल और लोकेशन वगैरह सब माँग रहे थे वो। इतना सब कुछ होने के उस वक़्त बिल्कुल ये एहसास नहीं हुआ कि ये कोई ट्रैप हो सकता है, कोई स्कैम हो सकता है? नहीं, उन्होंने सारे आईडीज़ दिखाए थे, उनके बात करने का तरीका सब कुछ मतलब बिल्कुल असली जैसा ही था और उसमें नहीं आइडिया लगा कुछ भी। फिलहाल इतना बड़ा स्कैम की आप शिकार हो गई हैं। इस वक़्त आपको कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे एट लास्ट? मतलब ये एक तो डिजिटल कस्टडी जैसा कुछ नहीं होता है, ये पता चला है। तो अगर ऐसा कुछ किसी को भी ऐसी कोई बात बोली जाती है तो डिजिटल कस्टडी जैसा कुछ है नहीं, यही समझ में आया है। और आपको कितनी उम्मीद लग रही है कि जो आपने 2 से 3 करोड़ के बीच में रकम जो भेजी है वो आपको वापस मिलेगी? मुझे कुछ अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। होप तो है ही है, इसीलिए पुलिस स्टेशंस में आ रहे हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल है कि आपने अपनी एफडी और सारी चीज़ें एक प्रेशराइज़ होकर तोड़ दी और सारी सेविंग्स दे दी, तो अभी आपकी फाइनेंशियली स्टेटस किस तरह का है? अभी तो फाइनेंशियल स्टेटस तो बहुत पुअर ही है, कुछ है मतलब बहुत पुअर स्टेटस है। अब मैं सब कुछ वही था दे दिया। हाँ जी, अब मैं वही है कि कुछ बच्चे की कॉपी या कुछ भी लेना है या मतलब तो मैं सोच रही हूँ कि अभी तो कुछ नहीं ले सकते हैं। तो रुचिका टंडन जी थी ये जिनके साथ साइबर ठगों ने स्कैम किया है और लगभग 2 से 3 करोड़ के बीच की रकम जो है वो ठग ली है। और इस तरह की चीज़ें लगातार अब देश में बढ़ती जा रही हैं और ये वो शख्स थी जिन्होंने अपनी सेविंग्स, अपने परिवार की सेविंग्स, जो कि एक माता पिता अपने बच्चे के लिए छोड़ के जाते हैं, उनके भविष्य को संवारने के लिए छोड़ के जाते हैं, वो रकम साइबर जालसाज़ों के हाथ लग गई और वो उस रकम को लेकर उड़ गए हैं। फ़िलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और हम सब आपसे यही आग्रह करेंगे कि इस तरह की अगर कोई भी डिजिटल कस्टडी और इस तरह की कोई भी कॉल्स अगर आती हैं तो प्रेशराइज़ ना हो करके पहले स्थानीय थाने से और लोकल पुलिस से संपर्क करें। लखनऊ से इन खबर के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ एहसन रिजवी।